हेलो एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दो इम्पोर्टेंट रिलीजन उभर के आए इन द 6th सेंचुरी BCE। 6th सेंचुरी BCE, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि वो समय था जब लेटर वैदिक एज अपने एंड की तरफ थी। एट दैट टाइम वैदिक रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके थे। एनिमल सेक्रीफाइस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी और रिचुअल्स की वजह से ब्राह्मणिज्म का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस हो चुका था। इसी समय पर दो हेट्रोडॉक्स रिलीजन उभर के आए जो थे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। जैनिज़्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है इंडिया में और ये पॉपुलर हुआ 6th सेंचुरी BCE में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ने इंडियन सोसाइटी को चेंज किया। जैनिज़्म डिराइव्ड होता है वर्ड जिना से, जिसका मीन होता है कनकरर, द वन जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है और वर्ल्डली अटैचमेंट को जिसने जीत लिया है। जिसने जो फॉलो करता है जिना को, दैट मीन्स कंकरर है, उसको बोलते हैं जैन्स। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रीचर है जैनिज़्म का वो थे वर्धमान महावीर, जिनको 24वां तीर्थंकर भी कहा जाता है। तीर्थंकर एक तरीके से उपदेशक थे जैनिज़्म में और ऐसा बिलीव किया जाता है कि जैनिज़्म में कुल 24 ही तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने लोगों को गाइड किया है सेल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए, या फिर बोल सकते हैं निर्माण के लिए। इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं वो 3 तीर्थंकर है। फर्स्ट वन इज ऋषभनाथ, 23rd तीर्थंकर वाज पार्श्वनाथ एंड 24th तीर्थंकर इटसेल्फ वाज वर्धमान महावीर। ऋषभनाथ का जिक्र वेदों में भी किया गया है ऋषभ देव के नाम से। पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थंकर थे, उनकी टीचिंग्स के 4 प्रिंसिपल्स थे। नॉन वायलेंस, कोई भी अहिंसा न की जाए। ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, किसी भी प्रकार की चोरी न करना। एंड नॉन पोजेशन, कुछ भी अपने पोजेशन में नहीं रखना। महावीर ने इसी में ऐड कर दिया था ब्रह्मचर्य, जो एक 5th प्रिंसिपल बना। महावीर की लाइफ यहाँ पर जाननी इम्पोर्टेंट हो जाती है। महावीर का जन्म हुआ 540 BC में कुंडाग्राम नियर वैशाली में, जो बिहार में है। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला, जो कि जनात्रिका अक्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते थे। इनकी शादी हुई यशोधरा से और इन्होंने घर छोड़ दिया एट द एज ऑफ 30 स्पिरिचुअल सर्च में। घर छोड़ने के 12 साल बाद, कठोर तपस्या करने के बाद इनको केवल्य प्राप्त हुआ। केवल्य का मतलब जैनिज़्म में है सुप्रीम नॉलेज। बाद में इनकी डेथ हुई पावापुरी में, जो बिहार में है, एट द एज ऑफ 72। इनकी डेथ को बोला जाता है निर्वाण। इसके कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स जो जैनिज़्म की इंडिया में हैं उनको हम बाद में देखेंगे। 5 ग्रेट वोव्स, 5 महाव्रत। जैसा कि हमने जाना कि पार्श्वनाथ ने 4 टीचिंग्स दी थी, जिसमें एक टीचिंग ऐड की थी महावीर ने। ये टीचिंग्स है अहिंसा, जिसका मतलब है नॉन वायलेंस। सत्य, हमेशा सत्य बोले। अस्तेय, जिसका मतलब है नॉन स्टीलिंग, किसी भी प्रकार की चोरी न करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है कि कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ अपने पोजेशन में नहीं रखनी। एंड देन 5th ब्रह्मचर्य, दैट इज कैलिबसी। और जो टीचिंग्स है जैनिज़्म की इम्पोर्टेंट टीचिंग है, जैनिज़्म विश्वास करता है कर्म में और रीबर्थ में, बार बार जन्म में। सल्वेशन हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है, लेकिन सिर्फ राइट कंडक्ट से। जैनिज़्म ने वेदों को और रिचुअल्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और जैनिज़्म का विश्वास था कि कोई गॉड नहीं होता है। वो क्रिएटर गॉड में कोई विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा उन्होंने एम्फसिस किया खुद पे कंट्रोल करने पे और ऑस्टेरिटी पे। 3 रत्न हैं जैनिज़्म में, दैट इज राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। त्रिरत्न से मोक्ष या फिर केवल्य प्राप्त करना आसान होता है, जो कि जैनिज़्म का गोल है। इसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाती है जैन काउंसिल्स। जैनिज़्म में इम्पोर्टेंट तीर्थंकर जो 24th तीर्थंकर थे महावीर, उनकी डेथ के बाद जैन्स जो है वो एक तरीके से डिवाइड हो चुके थे। एट द एज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य,
जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे उस समय में फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मगध में उस समय पर एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी फेमाइन आने की वजह से जैनिज़्म के कुछ लोग साउदर्न इंडिया में चले गए थे, श्रवण बेलगोला में। जो लोग श्रवण बेलगोला में चले गए थे, श्रवण बेलगोला में जाने वाले लोग भद्रबाहु ने लीड किया था, जिनको लीड किया था वो मोंक्स बिना कपड़ों के रहने लगे। उन्होंने अपने त्याग में कपड़ों के त्याग को भी शामिल कर लिया, इसलिए इनको बोला जाने लगा दिगंबर, जिनके कपड़े दिशाएं हैं, ना कि कोई और कपड़े। लेकिन जो लोग यहीं मगध में ही रहे उन लोगों को बोला जाता है श्वेतांबर, जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे, और इनको लीड किया था स्थूलभद्र ने। लेकिन जब कंडीशंस ठीक हुई और वो मॉन्क्स जो श्रवण बेलगोला से वापस आए तो उनके डिफरेंस हो चुके थे दिगंबर और श्वेतांबर में। तो इसीलिए फर्स्ट जैन काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया 3rd सेंचुरी BCE में, जिसका प्लेस था पाटलिपुत्र और प्रेसिडेंट थे स्थूलभद्र। इसके पैटर्न इन चीफ थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसमें कंपाइल किया था जैन टीचिंग्स को इन 12 अंग्स। 12 अंगास वाज दी मेन टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ द जैनिज्म। उसके बाद सेकंड जैन काउंसिल 5th to 6th सेंचुरी CE में हुई, जो हुई वल्लभी गुजरात में। इसके प्रेसिडेंट थे देवार्धी क्षमा शर्मणा, और लोकल जैन रूलर इसके पैटर्न थे। और इसमें जैनिज्म की फाइनल कंपाइलेशन हुई, जिसमें जैन आगमाज को भी लिखा गया था। जैन सेक्ट में 2 इम्पोर्टेंट सेक्ट हैं। द वन इज दिगंबरा मोंक्स हु डू नॉट वियर एनी क्लोथ्स, यानी कि दिशाएं ही इनके कपड़े हैं। और इसमें विश्वास किया जाता है कि महिलाएं सैल्वेशन को डायरेक्टली अटेन नहीं कर सकती, और इसको फॉलो करने वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स होते हैं, जैसे ये चप्पल भी नहीं पहनते या फिर बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते। इसके अलावा श्वेतांबर थोड़े लिबरल होते हैं और ये वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, और इनका मानना है कि वुमेन भी सैल्वेशन को अटेन कर सकती हैं। जैन लिटरेचर में इम्पोर्टेंट लिटरेचर जो सेक्रेट टेक्स्ट है वो है अगामाज, और जैन लिटरेचर की जो लैंग्वेज थी वो या तो प्राकृति थी या फिर अर्धमगधी थी। जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन रहा है स्प्रेड ऑफ नॉन वायलेंस में। जैनिज्म में नॉन वायलेंस इतना ज़्यादा माना जाता है कि इसमें एग्रीकल्चर भी प्रोहिबिटेड है, इवन कि चप्पल पहन के चलना भी प्रोहिबिटेड है, बिकॉज उसकी वजह से किसी जीव की हत्या हो सकती है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जैनिज्म में जो ऑक्यूपेशन है उसके चांसेस कम हो गए, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना प्रोहिबिटेड था। इसलिए जैनिज्म में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड और कॉमर्स को ही चुना। इसलिए जैनिज्म का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एथिक्स। उसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जैनिज्म ने किया हुआ है। और आर्किटेक्चर में पालिटाना गुजरात में जो माउंटेन्स के बीच में है एक इम्पोर्टेंट जैन प्लेस है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो माउंट आबू राजस्थान में है इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जैन टेम्पल साइट। इसके अलावा श्रवण बेलगोला में है एक 17 मीटर टॉल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर भी बोला जाता है। बाहुबली फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव के बेटे थे। केव्स में 2 इम्पोर्टेंट केव, एलोरा केव में कई केव्स डेडिकेटेड है जैन रिलीजन को। इसके अलावा उदयगिरी और खांडागिरी केव भी कंप्लीटली डेडिकेटेड है टू द जैनिज्म। नेक्स्ट इज रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ जैनिज्म की वजह से। इसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म वाज फाउंडेड इन द 6th BCE। ये कंटेम्प्रेरी था महावीर के साथ, बट जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म बोथ आर नॉट कंटेम्प्रेरी इन देयर राइज, बिकॉज जैनिज्म के 24th जो तीर्थंकर थे वो गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। लेकिन जैनिज्म की तरह ये भी अगेंस्ट था रिचुअलिज्म के और सोशल इनइक्वालिटी जो वैदिक सोसाइटी में फैल चुकी थी। बुद्धिज़्म का
पॉपुलर होने का एक और मेन रीज़न था बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना, प्रैक्टिकल और अवेलेबल टू ऑल पीपल, जो कि ब्राह्मणिज्म में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति वैदिक रिचुअल्स को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाता था, हर व्यक्ति को अलाउड भी नहीं था। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट था ये रिलीजन। लाइफ ऑफ बुद्धा को देखते हैं तो बुद्धा वाज बोर्न इन 563 BCE एट लुम्बिनी। बुद्धा के जन्म से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी ये भी है कि इनकी माँ, जिसका नाम महामाया था, महामाया को जब बुद्ध गर्भ में थे तो महामाया को एक स्वप्न दिखा जिसमें एक सफ़ेद हाथी एक गुलाब को लिए उनके गर्भाशय में एंट्री कर रहा है। तो जो बुद्धिस्ट फिलोसफर है, बाद में उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन ये बताई कि एक बहुत ही अच्छे फिलोसफर और सेंट का जन्म हो रहा था, तो इसीलिए ऐसा स्वप्न महामाया को दिखाई दिया। बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ और इनके फादर का नाम था सुधोधन। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन जो प्रेस्ट ने की हुई थी बुद्ध से रिलेटेड, वो ये थी कि बुद्ध जब भी महल से बाहर जाएंगे तो वो एक एसेटिक हो जाएंगे, मतलब वो अपने राजमहल और सुख को त्याग देंगे। इसीलिए सुधोधन ने कभी सिद्धार्थ को दुख देखने नहीं दिया टिल द एज ऑफ 29। इनकी क्लान भी अक्षत्रिय क्लान साक्य क्लान थी एंड इन्होंने शादी की यशोधरा से, जिससे इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ जब 29 की एज में पहली बार घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक ओल्ड एज व्यक्ति को और एक डिजीज़ से पीड़ित व्यक्ति को, जिसके बाद उन्होंने देखा एक डेथ को, एक डेड बॉडी को, और फिर देखा एक साधु को। तो इनके मन में प्रश्न उठे कि ये व्यक्ति क्या ऐसे ही जीवन को मेरे को भी फॉलो करना है, क्योंकि इन्होंने कभी दुख नहीं देखा था, इन्होंने सिर्फ सुख की ही प्रतीति देखी थी। तो एट द एज ऑफ 29 इन्होंने सच की खोज में अपने घर को छोड़ दिया, जिसको इवेंट को बोला जाता है महाभिनिशीकर्मण, द ग्रेट रिनंसिएशन इन बुद्धिज़्म। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने एनलाइटमेंट इनको मिली बोधि ट्री में एट बोध गया और ये बुद्ध बने, जिसका मीनिंग होता है द एनलाइटेड वन। बुद्ध को जो एनलाइटमेंट मिली इसमें उनको 7 साल लग गए। उन्होंने अलग अलग साधु के पास हो गए, अलग अलग टीचिंग्स देखी, बट वो किसी भी टीचिंग से इतना सेटिस्फाइड नहीं हुए एंड एट द एंड वो बोधि ट्री के नीचे बैठ गए और उनको बोध प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया, जिसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, जो सिंबलाइज करता है कि धर्म चक्र में अब परिवर्तन हो चुका है। उसके बाद उनकी डेथ हुई कुशीनगर में, और जो 483 BCE में हुई। इनकी डेथ को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महावीर की डेथ को बोला जाता है निर्वाण और इनकी डेथ को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। मेजर इवेंट ऑफ लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा एंड दियर सिंबल्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बर्थ को रिलेट किया जाता है लोटस और बुल से, और बर्थ प्लेस था लुम्बिनी। एनलाइटन को बोला जाता है निर्वाण और ये बोध गया में हुआ और बोधि ट्री के नीचे। फर्स्ट सरमन धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि सारनाथ में था और जिसको धर्म चक्र के साथ सिंबलाइज किया जाता है। महापरिनिर्वाण दैट इज डेथ, जो कि जिसका प्लेस था कुशीनगर और सिंबलाइज किया जाता है स्तूप के साथ। 4 नोबल ट्रूथ जो बुद्धा ने दिए, जब बुद्धा को बुद्धत्व हुआ तो उन्होंने जो 4 ट्रूथ दिए, पहला बोला कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, और लाइफ में सफरिंग बहुत ज़्यादा है, और सफरिंग का जो रूट कोज है वो है किसी भी व्यक्ति की डिज़ायर्स का होना। अगर सफरिंग को एंड करना है तो इसको एंड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 8 फोल्ड पाथ को लीड करना होगा। 8 फोल्ड पाथ जो है वो है राइट व्यू, सम्यक रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। इसको इजीली याद रखने का जो तरीका है दैट इज़ वीज़ा ई एलसीएम। वीज़ा ई एलसीएम ये एक मोनिक्स है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, जिसमें वी से बनता है व्यू, आई से इंटेंशन, एस से स्पीच, ए से एक्शन, और ई से एफर्ट, एल से लाइवलीहुड, सी से कंसंट्रेशन और एम से माइंडफुलनेस। सो यू कैन कीप दिस इन योर माइंड। और इसको बुद्धा ने मिडल पाथ बोला क्योंकि ये रिजेक्ट करता है लग्जरी को और एक्सट्रीम पिनेंस को, एक्सट्रीम तपस्या को,
जो जैनिज़्म में प्रैक्टिस की जाती है। बुद्धिस्ट टीचिंग में शामिल था बिलीफ इन कर्मा और रीबर्थ में भी बुद्ध विश्वास करते थे। इसके अलावा उन्होंने रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को और ओपोजिशन किया रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस का। इम्फासिस डाला मोरालिटी एंड कंपैशन पे। साल्वेशन प्राप्त की जा सकती है थ्रू गुड कंडक्ट और विजडम। विजडम को इन्होंने रेसिप्रोकल बताया इग्नोरेंस का, और विजडम इज द ओनली सॉल्यूशन टू गो थ्रू सैल्वेशन। बुद्धिस्ट लिटरेचर में त्रिपिटक बहुत ही अहम योगदान रखते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर को जब कंपाइल किया गया तो मेनली 3 पिटका और वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें विनय पिटका जो है उसमें रूल्स ऑफ फॉर मॉन्क्स लिखे हुए हैं। विनय से आप ऐसा प्रतीत कर सकते हैं विनयम, दैट इज रूल्स। सुत्त पिटका में बुद्धिस्ट की टीचिंग्स लिखी हुई हैं, और अभिधम्म पिटका में है फिलॉसफी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और बुद्धिस्ट की जो लैंग्वेज है लिटरेचर की वो है पाली, जबकि जैनिज़्म में जो लैंग्वेज थी वो प्रकृति या फिर अर्धमगधी थी। इसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल को हम एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो हुई 483 BCE में, जो हुई राजगृह में, और जिसके पैटर्न और जिसके किंग थे अजातशत्रु और प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। इसमें कंपाइल किया गया बुद्ध की टीचिंग्स को। बुद्ध की टीचिंग्स को कंपाइल करने की आवश्यकता क्या पड़ी? बुद्ध की डेथ के बाद ये अलग अलग तरीके से उनकी टीचिंग्स की इंटरप्रिटेशन की जाने लगी। इसलिए जो भी विवाद हुए वो कहीं बुद्ध की टीचिंग्स को, एक्चुअल टीचिंग्स को ना खो दें, इसीलिए उनकी टीचिंग्स को कंपाइल कर लिया गया उनकी डेथ के बाद, और उनको प्रिजर्व करके रखा गया। फिर उसके बाद सेकंड जो काउंसिल हुई वो 100 साल बाद हुई, दैट इज़ 383 BC में, और प्लेस था वैशाली। इसके पैटर्न थे काल अशोक और इसके प्रेसिडेंट थे सबाकामी। इस समय पर डिवीज़न हो गया था स्थाविरवादिन्स और महासंघिकाज में। ये मोनिस्टिक रूल्स और मोंक्स रूल की वजह से कि किस प्रकार से सैल्वेशन प्राप्त की जा सकती है, 2 डिवीज़न हो गए थे बुद्धिज़्म में, दैट इज़ स्थाविरवादिन्स और महासंघिकाज में। उसके बाद कुछ ही समय बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 250 BCE में। इसका प्लेस था पाटलिपुत्र और पैटर्न थे अशोक और प्रेसिडेंट थे मागलिपुत्र तिसा। इसमें इसका इम्पोर्टेंट आउटकम था कि बुद्धिज़्म को विदेशों में फैलाया जाना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए, और इसमें कंपाइल किया गया अभिधम्म पिटका को। उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई उसमें उसका मेन पर्पस था बुद्धिस्ट टेक्स्ट से और जो रिजॉल्व थे उनमें जो डॉक्ट्राइनल डिफरेंसेस थे सेक्ट्स के बीच में, उनको निकालना। इसी काउंसिल के बाद राइज हुआ महायान बुद्धिज़्म का और कमेंट्रीज लिखी गई। इसके पैटर्न थे कनिष्क और प्रेसिडेंट थे वासुमित्र। ये 1st सेंचुरी AD में हुई, CE में हुई, और इसका प्लेस था कुंडलवन कश्मीर। बुद्धिज़्म के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्ट जैसे हीनयान, ये हीनयान में मोस्टली ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है और वर्शिप नहीं किया जाता आइडल्स को। हीनयान का बेसिक पर्पज़ ये है कि हर व्यक्ति को अपनी सैल्वेशन खुद से प्राप्त करनी होगी, बट महायान में आइडल वर्शिप को एक्सेप्ट किया गया और बुद्धा को कंसीडर किया गया एक डिवाइन पर्सनैलिटी के तौर पे, और महायान में एक्सेप्ट किया गया कि सैल्वेशन के लिए आप किसी और की भी मदद ले सकते हैं या फिर किसी और की आप मदद कर सकते हैं फॉर सैल्वेशन। बुद्धिज़्म का स्प्रेड अशोक ने बहुत ज़्यादा किया। सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म का स्प्रेड का रीज़न है अशोका। कलिंग वार के बाद उसने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया और उसको स्प्रेड किया श्रीलंका, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो ये क्लियर कंपैरिजन टेबल है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कंपैरिजन से आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। मेन गोल अगर बात करें तो बुद्धिज़्म का था अचीव निर्वाणा, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, और जैनिज़्म का जो मेन गोल था वो है मोक्ष, यानी कि आत्मा को मुक्ति मिलना। जबकि बुद्धिज़्म में आप देख सकते हो कि दुखों से मुक्ति मिलना बुद्धिज़्म का गोल था। सोल के बारे में बुद्धिज़्म का मानना है कि देयर इज़ नो परमानेंट सोल, और सब व्यक्तियों में सिर्फ एक ही सोल है।
जबकि जैनिज्म में ऐसा माना जाता है कि हर एक लिविंग बीइंग के अंदर एक सोल होती है और जिसे जीवा बोलते हैं, जीव बोलते हैं। कोज ऑफ सफरिंग बुद्धिज्म में बताया गया डिज़ायर और अटैचमेंट, और जैनिज्म में बताया कि कर्म करने की वजह से ही आपको उसके फल के रूप में सफरिंग मिलती है। अगर लिबरेशन की बात करें तो जैनिज्म में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली चीज़ों को फॉलो किया जाता है, और इसीलिए बुद्धिज़्म में जैनिज्म में काफ़ी ज़्यादा राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट जो कि त्रिरत्न थे उन पर फोकस किया जाता है। जबकि बुद्धिज़्म में मिडल पथ यानी कि ना तो ज़्यादा लग्जरी और ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम पीनेंस और 8 फोल्ड पाथ पर फॉलो को फोकस किया जाता है। इसका मैंने मेमोनिक्स आपको बताया था, दैट इज़ वीज़ा ELCM। अहिंसा के बारे में बुद्धिज़्म में इसको इम्पोर्टेंस माना जाता है बट इन मॉडरेशन, और इम्पोर्टेंस हुई तो आप हिंसा भी कर सकते हो। बट जैनिज्म में एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है कि आप अहिंसा नहीं कर सकते, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल टीचिंग। और गॉड के बारे में जनरली बुद्धिज़्म में नॉन थेइस्ट बिहेवियर था, मतलब कि ना तो गॉड में विश्वास था और ना ही रिजेक्ट किया था अथॉरिटी ऑफ गॉड। बट जैनिज्म ने क्रिएटर गॉड को टोटली रिजेक्ट किया था। कर्म की बात अगर करें तो मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस हैं वो रीबर्थ को अफेक्ट करते हैं। आपके आज के कर्म आपके नेक्स्ट जीवन को अफेक्ट करेंगे। और जबकि जैनिज्म में कर्म को एक फिजिकल सब्सटेंस बताया है जो कि आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। साइकिल ऑफ रीबर्थ कंटिन्यू रहती है जब तक निर्वाण ना हो जाए, और साइकिल कंटिन्यूज रहती है जैनिज्म में जब तक मोक्ष ना हो जाए। बुद्धिज़्म में एक्सट्रीम एसेटिज्म यानी कि साधुत्व को मना किया है, अवॉइड किया है, जबकि जैनिज्म में एनकोरेज करते हैं स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एसेटिज्म को। डाइट में मेनली बुद्धिज़्म में वेजिटेरियन है बट नॉट कंपलसरी और इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। जैनिज्म में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, प्याज और लहसुन को भी खाने में मनाही है। मोनास्टिक लाइफ में अगर बात करें तो मॉन्क्स और नन्स जो फॉलो करते हैं डिसिप्लिन को, लेकिन जैनिज्म में ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। स्क्रिप्चर हमने देख लिया है दोनों में, लैंग्वेज भी देख लिया है और मेजर सेक्ट भी हमने दोनों के देख लिए हैं। अब कुछ की सिमिलैरिटीज़ पर बात करते हैं। दोनों में ही कास्टिज्म को ओपोज किया गया था, दोनों में ही कर्म और रीबर्थ को एम्फसाइज किया गया, और दोनों ने ही प्रमोट किया एथिकल लिविंग को, मेडिटेशन को और सेल्फ डिसिप्लिन को, इंस्टीड ऑफ किसी वैदिक रिचुअल या फिर किसी यज्ञ को फॉलो करने से। दोनों ने ही वैदिक रिचुअलिज्म को रिजेक्ट किया है एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस की भी मनाही की है। बट जो मेन डिफरेंस है जो बुद्धिज़्म में और जैनिज्म में है, दैट इज़ बुद्धिज़्म टीच करता है देयर इज़ नो परमानेंट सोल, और जैनिज्म टीच करता है एवरी बीइंग हैज़ एन इटर्नल सोल। इस वीडियो में आपको सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट जनपद हैं या फिर उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं बिफोर मौर्य पीरियड, एंड उसके बाद मौर्य पीरियड को भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं वीडियो के साथ PDF भी अटैच कर दूंगा और आप उस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड एंड सफिशिएंट मटेरियल। I have prepared this from NCERT and PYQs. Thank you so much.